हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर आपके अपने इस प्यारे से चैनल इजी एजुकेशन में स्वागत है। मैं सुरेंद्र कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के 2 पार्ट की मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं और भूगोल में 1 पार्ट की वीडियो अपलोड कर चुका हूं। लेकिन आज की क्लास हमारी शॉर्ट क्वेश्चन की होने वाली है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट को शॉर्ट क्वेश्चन 2020, अर्थात इसका मतलब ये है कि मैंने अनसॉल्व पेपर मॉडल पेपर से 2020 के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनकी एक सीरीज बनाई है और आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप लोगों के लिए जो नेक्स्ट वीडियो होगी जिसमें हम 2019 और उसके नेक्स्ट वाली वीडियो में 2018 2017 इसी प्रकार से हम 5 सालों के जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इतिहास के पेपर या फिर सोशल साइंस के सामाजिक विज्ञान के पेपर में 18 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, अतः उन्हीं 18 नंबरों के पीछे हम इन वीडियो का अध्ययन करेंगे। और जो 18 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और 12 नंबर के ऑब्जेक्ट आते हैं। ऑब्जेक्ट की मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिसमें मैंने 100 ऑब्जेक्टों की प्रैक्टिस की थी। तो आइए इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं और एक एक करके समझते हैं। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन आपका है, लोकतंत्र के लिए जातिवाद क्यों घातक है, 2 कारण लिखिए। तो लोकतंत्र के लिए जातिवाद क्यों घातक है, इसके 2 कारण बताना है। तो इसका उत्तर है कि जातिवाद लोकतंत्र के लिए घातक है क्योंकि जो जातिवाद होता है वो राष्ट्रीय एकता को क्या करता है, भंग करता है। जातिवाद समाज में असमानता को बढ़ाता है। जैसे जो जातिवाद होता है, जाति की बात का मतलब क्या होता है, जातियों में बंटवारा, मतलब जातियों के ऊपर डिपेंड होना, यानी कि अलग अलग जाति रहती हैं तो उससे क्या होती है, राष्ट्रीय एकता भंग होती है। और इसका दूसरा जो कारण है, जो मुख्य कारण है, जातिवाद समाज में असमानता को बढ़ाता है। तो आप लोगों के लिए ये समझ में आ गया होगा, आप लोग याद कर लें और पेपर में आप लिखें, ठीक है। तो लोकतंत्र के लिए जातिवाद क्यों घातक है, तो आप लिखेंगे कि जो लोकतंत्र होता है, जातिवाद इसलिए घातक है क्योंकि उसकी राष्ट्रीय एकता को क्या करती है, भंग करती है। और जो जातिवाद होता है वो समाज में असमानता को बढ़ाता है। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए अब दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। जैसा कि आपको दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है कि भारतीय लोकतंत्र की 2 विशेषताएं बताइए। भारतीय लोकतंत्र की 2 विशेषताएं बताइए। तो भारतीय लोकतंत्र की 2 विशेषताएं कौन कौन सी हैं, एक है आपकी लोकप्रिय संप्रभुता और दूसरी है राजनीतिक समानता। तो भारतीय लोकतंत्र की 2 विशेषताएं कौन कौन सी हैं, तो लोकप्रिय संप्रभुता और राजनीतिक समानता। तो आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा कि भारतीय लोकतंत्र की 2 विशेषताएं कौन कौन सी है, लोकप्रिय संप्रभुता, राजनीतिक समानता। अगला क्वेश्चन आपका है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ। तो जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ, तो मैंने पहला पार्ट पढ़ाया था तो उसमें बताया था जर्मनी के एकीकरण की पूरी प्रोसेस। आप वीडियो को देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। बट यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर का होता है, आपको ज़्यादा नहीं लिखना होता है, जो पूछे वही लिखना है। तो जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, तो जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ। और किसने किया था, तो पिरसा के राजा या फिर पिरसा के कह सकते हैं कि नेता कह सकते हैं, राजा कह सकते हैं, मुख्यमंत्री कह सकते हैं, ऑटो वॉन बिस्मार्क ने किया था। तो यहाँ पर दिया भी है कि जर्मनी का एकीकरण 1871 में पूरा हुआ। इसके लिए पिरसा चांसलर बिस्मार्क ने सैन्य अभियान चलाया था। किसके द्वारा हुआ था, कैसे हुआ था, तो उसने एक अभियान चलाया था जिसको हम बोलते हैं सैन्य अभियान, उसके द्वारा जर्मनी का एकीकरण संपूर्ण हुआ था। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पर, जैव संसाधन और अजैव संसाधन क्या होते हैं। तो दोस्तों जैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जो हमें जीव मंडल से प्राप्त होते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि वे संसाधन जो जीव मंडल से प्राप्त होते हैं जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, पशुधन, वनस्पति और जीव। तो जैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जो हमें जीवों से अर्थात जीव मंडल से प्राप्त होते हैं, उसे हम कहते हैं जैव संसाधन। और जो हमें निर्जीवों से प्राप्त होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अजैव संसाधन कहते हैं। तो जैव संसाधन के उदाहरण कौन कौन से हैं, मनुष्य, पशुधन, वनस्पति, जीव आदि। जबकि अजैव संसाधन क्या है, तो अजैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जो हमें निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं, उसे हम अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे मृदा, धातुएं और चट्टानें आदि। तो आप लोगों के लिए भी समझ में आ गया। शॉर्ट क्वेश्चन है, आपको कुछ ज़्यादा नहीं समझना है। आप इसकी जो मैं PDF डाल दूंगा लिंक में, तो आप वहाँ से निकलवा सकते हैं प्रिंट के द्वारा और आप घर पर रोज़ पढ़ सकते हैं आराम से। 40 क्वेश्चन होंगे तो आप इनको पढ़ सकते हैं और पेपर में अच्छा कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है औसत आय का क्या अर्थ है। औसत आय का अर्थ लिखिए। तो औसत आय का मतलब होता है कि देश की कुल आय में से उसकी कुल जनसंख्या का भाग देकर निकाली जा सकती है। मतलब देश की जो औसत आय होती है वो कैसे निकाली जा सकती है, तो देश की कुल आय में से उसकी कुल जनसंख्या को यदि आप भाग देते हैं तो भाग देने पर जो भागफल आता है वही उसकी क्या होती है, औसत आय कहलाती है। तो औसत आय देश की कुल आय में से कुल जनसंख्या का भाग देकर निकाली जा सकती है। तो ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में परमाणु ऊर्जा के 2 केंद्रों के नाम लिखिए। तो भारत में परमाणु ऊर्जा के 2 केंद्र कौन कौन से हैं, ट्राम्बे और तारापुर। तो आपको ध्यान रखना है, भारत में परमाणु ऊर्जा के 2 केंद्र कौन कौन से, ट्राम्बे और तारापुर। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, यहाँ पर भारतीय निर्वाचन व्यवस्था के 2 दोष बताइए। भारतीय निर्वाचन व्यवस्था के 2 दोष बताइए। तो पहला दोष कौन सा है कि राजनीतिक दल राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा करने लगते हैं। जो राजनीतिक दल होते हैं, बड़े बड़े दल होते हैं, जैसे जो कोई भी दल हो तो राष्ट्रीय दल होते हैं, राजनीतिक दल होते हैं, राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा करने लगते हैं। जबकि दूसरा क्या है, दलबंदी की भावना से देश के समस्त नागरिक विभिन्न राजनीतिक गुटों में विभाजित हो जाते हैं अर्थात बढ़ जाते हैं, जिससे राष्ट्रीय एकता क्या होती है, प्रभावित होती है। तो ये भी आपको क्वेश्चन याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के 2 पड़ोसी देशों के नाम बताइए। तो आप लोगों को सबको पता है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, जीके का क्वेश्चन है आपका कि 2 देश कौन से हैं पड़ोसी देश, तो भूटान है और नेपाल है। तो भारत के 2 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, भूटान और नेपाल। अगला क्वेश्चन है आपका 9वां क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम बताइए। तो फ्रांस की क्रांति के परिणाम क्या है, तो मैं इसकी आपका लॉन्ग क्वेश्चन आपको पहले पार्ट में समझाया था, आप वहाँ से पढ़िए। तो बहुत सारे कारण हैं, बट यहाँ पर आपको कुछ शॉर्ट क्वेश्चन समझना, तो उसके हिसाब से क्या है कि पूरे फ्रांस की क्रांति के 2 कारण क्या है, तो पूरे फ्रांस में समान कानून संहिता लागू की गई थी। मतलब फ्रांस की क्रांति के अंतर्गत ये नियम बनाया गया था कि आप राजतंत्र को समाप्त करेंगे और प्रजातंत्र लागू करेंगे। अर्थात यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप वो भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि पूरे फ्रांस में समान कानून संहिता लागू की गई थी। इसका मतलब क्या होता है कि पूरे फ्रांस में समान कानून सब लोगों के लिए बराबर होने चाहिए। दूसरा है, फ्रांसीसी क्रांति ने पुराने राजाशाही आदेश पर क्या उठाया था, सवाल उठाया था। मतलब जो पहले नेपोलियन का शासन था तो उसने नेपोलियन के शासन को सवाल उठाया और एक लोकप्रिय राष्ट्रवाद के विकास को क्या किया था, प्रोत्साहित किया था। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। 10वां क्वेश्चन आपका है, मृदा अपरदन क्या है। तो विभिन्न माध्यमों जैसे जल तथा हवा द्वारा भूमि की ऊपरी परत के स्थानांतरण की प्रक्रिया मृदा अपरदन कहलाती है। मतलब जल हो या फिर हवा हो या फिर किसी भी माध्यम के द्वारा जो मिट्टी होती है, भूमि होती है, भूमि की ऊपरी परत पर जो मिट्टी वगैरह होती है वो वहाँ से हट जाए तो वो प्रक्रिया आपकी कहलाती है मृदा अपरदन। जैसे पता चला बाढ़ आई, तो बाढ़ आने पर क्या होगा, जो मिट्टी होगी वो वहाँ से अपने स्थान से क्या हो जाएगी, मिट्टी पानी के साथ, पानी के बहाव के साथ वहाँ से निकल जाएगी या फिर बह जाएगी। तो यही क्रिया कहलाती है आपकी मृदा अपरदन। मृदा अपरदन क्या होता है, विभिन्न माध्यमों जैसे जल तथा हवा द्वारा भूमि की ऊपरी परत के स्थानांतरण को हम क्या कहते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं। तो दोस्तों आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में साग की मांग क्यों होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में मतलब गाँव में साग की मांग क्यों होती है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा, फसल आने में बीज खाद कीटनाशक दवाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में साग की मांग होती है, फिर साग की आवश्यकता होती है। तो क्यों होती है, तो जब फसल आती है तो फसल आने के बाद किसान के लिए किस किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पर बीज खाद कीटनाशक जब दवाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में साग की मांग की आवश्यकता होती है। तो आप लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, उदारीकरण क्या है। तो देखो क्या लिखी परिभाषा, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में लगाए गए सभी प्रकार के बंधनों का समाप्त करना ही उदारीकरण कहलाता है। देखो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो भी क्षेत्र हैं इसमें सरकार के द्वारा जो भी बंधन लगाए जाते हैं उनको समाप्त करना ही क्या कहलाता है, उदारीकरण कहलाता है। तो दोस्तों आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, ऑटो वॉन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है, 2 कारण बताइए। तो ऑटो वॉन बिस्मार्क का जर्मनी के एकीकरण में बहुत मुख्य योगदान था, तो उसी के बारे में बताया गया। तो उसका जनक क्यों कहा जाता है, और इसके 2 कारण इसलिए कहा जाता है कि उसने रक्त और लोह नीति का क्या किया था, अनुसरण किया था। दूसरा क्या है, उसने वैश्विक पटल पर ऑस्ट्रेलिया को अकेला करके
प्रसा को क्या बनाया था, मजबूत बनाया था। पहला कारण क्या लिखेंगे, उसने रक्त और लोही नीति का अनुसरण किया। दूसरा कारण क्या लिखेंगे, उसने वैश्विक पटल पर ऑस्ट्रेलिया को अकेला करके प्रसा को क्या बनाया था, मजबूत बनाया था। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, संप्रदाय का लोकतंत्र के लिए घातक है, 2 कारण बताइए। संप्रदाय का लोकतंत्र के लिए घातक है, 2 कारण बताइए। तो पहला कारण क्या है, समाज में विभाजन उत्पन्न करती है। दूसरा कारण है, यह कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न कर आंतरिक अशांति को क्या देती है, जन्म देती है। तो आप संप्रदाय का लोकतंत्र के लिए घातक है, इसके 2 कारण में आप क्या लिखेंगे, पहला कारण लिखेंगे कि समाज में विभाजन उत्पन्न करती है, जबकि दूसरा कारण क्या लिखेंगे कि यह कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न कर आंतरिक अशांति को जन्म देती है। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है, उनमें से किन्हीं 2 के नाम लिखिए। तो राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है, उनमें से किन्हीं दो के नाम बताने हैं। तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल कितने हैं, मतलब जो दल होती है ना, जो पार्टियाँ हैं, वो कितनी पार्टियाँ हैं, राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन कौन से हैं, तो 6 हैं, जिसमें से 2 दल प्रमुख कौन कौन से हैं। एक तो आपकी बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी है, जबकि दूसरी क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी पहली कांग्रेस और दूसरी क्या है, बीजेपी है। तो आप लोगों के लिए भी समझ में आ गया कि राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या कितनी, 6, जिनमें से 2 कौन कौन से, बीजेपी और कांग्रेस। अगला 16वां क्वेश्चन है, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को सार्वजनिक एवं निजी भागों में बांटा गया है। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को वर्गीकरण में क्या लिखेंगे आप, कि स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को सार्वजनिक और निजी भागों में बांटा गया है। तो आप लोगों के लिए समझ में आ गया होगा। 17वां क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, केरल में अन्य राज्यों की तुलना में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है। तो इसका मुख्य कारण क्या है, उच्च साक्षरता। तो केरल में राज्यों की तुलना में शिशु मृत्यु दर की अगर बात की जाए तो वो है उसका राइट आंसर उच्च साक्षरता। अगला क्वेश्चन है आपका, वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं। तो वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं, तो आइए समझते हैं इसको। वह प्रणाली जिसमें मुद्रा का प्रयोग किए बिना सीधे वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, उसे ही कहते हैं, उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं, इसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, आप इसको सुधार लेंगे, ठीक है। तो वह प्रणाली, वस्तु विनिमय का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज, वस्तुओं का एक्सचेंज करना ही क्या कहलाएगा, वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाएगा। तो वह प्रणाली जिसमें मुद्रा का प्रयोग किए बिना, मतलब आप पैसों का प्रयोग नहीं करेंगे, सीधे वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, उसे ही हम कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। मतलब कहने का तात्पर्य है कि यदि आप किसी दुकान पर जाते हैं तो आप वहाँ पर पैसा नहीं देंगे, मतलब वस्तु देंगे, वो वस्तु के बदले ही आप क्या प्राप्त करेंगे, वस्तु प्राप्त करेंगे, तो उसे कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। जैसे आप गेहूं किसी दुकान पर ले जाते हैं तो गेहूं के बदले आप उससे क्या कर सकते हैं, उसी से आप अपनी ज़रूरतों का सामान खरीद सकते हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली वह है जिसमें मुद्रा का प्रयोग किए बिना ही सीधे वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है, उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। 19वां है, भारतीय लोकतंत्र के समक्ष आने वाली 2 चुनौतियां बताइए। भारतीय लोकतंत्र के समक्ष आने वाली 2 चुनौतियां बताइए। पहला है संप्रदाय का और दूसरा है जातिवाद। तो भारतीय लोकतंत्र के समक्ष आने वाली 2 चुनौतियां कौन कौन सी हैं, संप्रदाय का और जातिवाद। अगला क्वेश्चन आपका है, मौसमी बेरोजगारी क्या है। मौसमी बेरोजगारी क्या है। तो मौसमी बेरोजगारी की वह स्थिति है जिसमें लोगों को साल भर काम नहीं मिलता, उसे ही हम कहते हैं मौसमी बेरोजगारी। तो मौसमी बेरोजगारी क्या है, तो आप लिख सकते हैं, बड़ी सिंपल परिभाषा लिखी है मैंने कि मौसमी बेरोजगारी की एक स्थिति है, क्या है, एक स्थिति है जिसमें लोगों को साल भर क्या नहीं मिलता, काम नहीं मिलता, रोजगार नहीं मिलता, इसलिए इसे क्या कहते हैं, मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, चेक किसे कहते हैं। चेक क्या होता है, जैसे आप लोग को बैंक में चेक होता है तो उसका मतलब क्या होता है। तो चेक एक ऐसा प्रपत्र है, मतलब डॉक्यूमेंट है, जो बैंकों को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक विशेष रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। चेक क्या होता है, एक प्रपत्र है, एक डॉक्यूमेंट है, जिसमें जो बैंकों को किसी व्यक्ति के खाते, मतलब मेरे पास कोई चेक है तो वो चेक मेरा नहीं है बल्कि किसी दूसरे व्यक्ति का होगा। तो मतलब वही है ना कि यहाँ पर जो बैंकों को किसी व्यक्ति के खाते में
चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक विशेष रकम का भुगतान करने का आदेश देती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम चेक कहते हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, बैंक के किन्हीं दो कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो पहला क्या है, बैंक का कार्य क्या है, जमा राशि करना। दूसरा क्या है, और ऋण प्रदान करना। ठीक है, पैसे निकालना। तो आप लिख सकते हैं बहुत सारे होते हैं बैंक के दो कार्य, लेकिन आपको लिखना है केवल दो। तो पहला क्या लिख लेंगे, जमा राशि को स्वीकार करना। दूसरा क्या है, ऋण प्रदान करना, यानी जो कर्ज होता है, कर्ज या फिर लोन प्रदान करना। तो बैंक की दो कार्य में क्या है, पहला है जमा राशि को करना, मतलब आप पैसा जमा कर सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, आप लोन भी ले सकते हैं, जैसे होम लोन हो गया, एजुकेशन लोन हो गया, और भी बहुत सारे लोन हैं तो ले सकते हैं बैंक से। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया था। तो देखो, इससे पहले भी मैंने दूसरे पार्ट की वीडियो डाली है, तब वहाँ पर असहयोग आंदोलन के बारे में बताया था। तो आइए इस चीज़ को समझते हैं। तो 5 फरवरी 1922 को, कितने, 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चोरी चोरा के हिंसक में भीड़ द्वारा थाने में आग लगाकर पुलिस वालों को जलाकर मार डालने के बाद आंदोलन वापस लिया था। किसने लिया था, तो महात्मा गांधी ने। तो लोगों को जब पता चला कि वहाँ पर क्या होगा कि जो आपका मार्शल लॉ कानून था या आपका रॉलेट एक्ट था, तो जब वो ज़्यादा सक्रिय होने लगा, तब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत करने के पश्चात जब वो शुरुआत में अच्छे से चल रहा था, तो फिर वहाँ के जो जनरल थे, जनरल ने इसके लिए, इसको रोकने के लिए बहुत सारे हथकंडे अपनाए, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्या कर लिया था, वापस ले लिया था। तो 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चोरी चोरा में हिंसक भीड़ द्वारा थाने में आग लगाकर पुलिस वालों को जलाकर मार डालने के बाद गांधी जी ने ये आंदोलन क्या कर लिया था, वापस कर लिया था। 24वां क्वेश्चन है, समवर्ती सूची के 4 विषयों का उल्लेख कीजिए। समवर्ती सूची के 4 विषयों का उल्लेख कीजिए। शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह। समवर्ती सूची के क्या हैं, 4 विषय। कौन कौन से, शिक्षा, वन, मजदूर संघ और विवाह। तो ये इसके मुख्य 4 विषय हैं। अगला क्वेश्चन है, बयाना कांग्रेस का सम्मेलन कब और कहाँ हुई थी। तो बयाना कांग्रेस का सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था, तो बयाना कांग्रेस 1815 में बयाना में हुई थी। तो बयाना कांग्रेस का सम्मेलन कब कहाँ पर हुआ था, तो 1815 में कहाँ पर, बयाना में हुई थी। 26वां क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कोडरमा किस राज्य में स्थित है, वह किस खनिज से संबंधित है। तो कोडरमा किस राज्य में स्थित है, तो कोडरमा झारखंड राज्य में स्थित है और अभ्रक के लिए ये प्रसिद्ध माना जाता है। तो कोडरमा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कोडरमा अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पर, किस राज्य में स्थित है, तो झारखंड राज्य में स्थित है। तो आप लोगों के लिए ये याद हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन दिया आपका, स्वयं सहायता समूह किसे कहते हैं। स्वयं सहायता समूह किसे कहते हैं, तो स्वयं सहायता समूह ऋण भुगतान को बैंकों द्वारा अपनी सेवा क्षेत्र योजना में शामिल करना है। शाखाएं स्वयं सहायता समूह के ऋण भुगतान हेतु अपना कार्यक्रम तय करती है। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं, स्वयं सहायता समूह किसे कहते हैं। तो आप लिखेंगे कि स्वयं सहायता समूह ऋण भुगतान को बैंकों द्वारा अपने क्षेत्र योजना में शामिल करना। शाखाएं स्वयं सहायता समूह के ऋण भुगतान हेतु अपना कार्यक्रम तय करती है। तो दोस्तों आप याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, संगठित क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। किसको, संगठित क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा, संगठित क्षेत्र की परिभाषा, कि संगठित क्षेत्र वे सभी सरकारी विभाग, सार्वजनिक उद्यम तथा निजी उद्यम सम्मिलित किए जाते हैं जो फैक्ट्री कानून के अंतर्गत सरकारी नियमों और उपनियमों का पालन करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका ये था कि संगठित क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। संगठित क्षेत्र क्या होते हैं, तो इसका आंसर है कि संगठित क्षेत्र वे सभी सरकारी विभाग, सार्वजनिक उद्यम तथा निजी उद्यम सम्मिलित किए जाते हैं जो फैक्ट्री कानून के अंतर्गत सरकारी नियमों और उपनियमों का क्या करते हैं, पालन करते हैं। वेरी वेरी अच्छा क्वेश्चन आ गया इस बार, कि मार्टिन लूथर कौन था, उसका मुख्य योगदान क्या था। तो मार्टिन लूथर एक समाज सुधारक था। ध्यान रखना, मार्टिन लूथर कौन था, तो एक समाज सुधारक था। उसके प्रयासों से कैथोलिक चर्च हुआ तथा प्रोटेस्ट संप्रदाय अस्तित्व में आया। तो इसका मुख्य योगदान क्या है, तो कैथोलिक चर्च, यानी उसके प्रयासों से कैथोलिक चर्च हुआ तथा प्रोटेस्टेंट संप्रदाय अस्तित्व में आया। 30वां क्वेश्चन है, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुई थी। उसने
उसे किसने स्थापित किया था? तो पहली जो जूट मिल स्थापित थी वो कोलकाता में जॉर्ज ऑकलैंड में पहली जूट मिल स्थापित की गई। तो कहाँ पर? कोलकाता, मतलब रेसरा जो कि कोलकाता में है। तो ये कहाँ पर हुई थी स्थापित? तो ये आपकी कोलकाता यानी रेसरा में हुई थी। वो किसने की थी? तो जॉर्ज ऑकलैंड ने पहले जूट मिल स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन है कि गुटेनबर्ग का नाम क्यों प्रसिद्ध है? उसने पहली पुस्तक कौन सी छापी थी? तो देखो यहाँ पर उसका उत्तर दिया है कि गुटेनबर्ग ने छपाई यंत्र का विकास किया और अपनी पहली पुस्तक बाइबल छापी थी। तो गुटेनबर्ग ने क्या किया, किस लिए प्रसिद्ध था? छपाई यंत्र के लिए प्रसिद्ध था और उसने पहली पुस्तक बाइबल छापी थी। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, कोई दो मानवीय क्रियाएं जो भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी हैं। कोई दो मानवीय क्रियाएं जो भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी हैं। तो खनिज हेतु भूमि का खनन और कृषि में नेहरू द्वारा अत्यधिक सिंचाई। तो इसके दो कारण क्या हैं? तो पहला है खनिज हेतु भूमि का खनन और दूसरा है कृषि में नेहरू द्वारा अत्यधिक सिंचाई। 33वां क्वेश्चन है, गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह के कोई दो उद्देश्य बताइए। तो स्वयं सहायता समूह ऋण लेने वाले जनाधार की कमी की समस्या से बाहर निकालने में सहायता करते हैं। तो गरीबों के लिए क्या है? तो जो गरीब क्या होते हैं, लोन लेते हैं, उनके जन आधार के आधार कमी की समस्या से बाहर निकलने में सहायता करते हैं। 34वां क्वेश्चन दिया, जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? जर्मन राष्ट्रपति थम सम्राट कौन घोषित किया गया? तो जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? ऑटो वन बिस्मार्क की। विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। आज का हमारा इस सेट का लास्ट क्वेश्चन होगा, गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या तर्क दिया? तो गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज के सहयोग में गांधी जी ने तर्क दिया था कि प्यार की शक्ति हथियारों की शक्ति से क्या होती है? अधिक प्रभावी होती है। मतलब जो प्यार की शक्ति होती है, ठीक है, जो लव एनर्जी होती है, वो आपके हथियार की शक्ति से अत्यधिक प्रभावित होते हैं। हथियार एवं हिंसा हमेशा नुकसान पहुंचाते। गांधी जी ने क्या बताया कि जो हथियार होते हैं हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं, ये कभी क्या नहीं कर सकते? दया नहीं कर सकते। अतः गांधी जी का यह सुझाव था कि असहयोग आंदोलन का चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ता जाना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारे 2020 के जो कि अनसॉल्व पेपर है उसकी मैंने यहाँ पर 35 क्वेश्चनों को कंप्लीट कराया है। इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो आपके तीसरे लेसन की होगी और 2019 की शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। 2019 के शॉर्ट क्वेश्चन, 2018 के शॉर्ट क्वेश्चन, इस प्रकार से 4-5 साल के शॉर्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। विकल्पों की सीरीज हमारी चल रही है, उसको आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के आपको सब मिल जाएगा। तो बस दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए, जिससे नेक्स्ट पार्ट में आपके लिए बहुत सुविधा यानी हेल्पफुल हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।